अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत अपनों को लेकर बहरानों का शिकार है। मुफाहिमत का तासुर NRO कहलाएगा। सख्त एक्शन नंबर गेम पर असर डाल सकता है। अब देखें कि हुकूमत क्या हिकमत अमली दिखाती है। अब भले वो तरीन ग्रुप का इंतकाम का इल्जाम हो या रिंग रोड में लोगों का नाम आना, हुकूमत इत्तेहादियों को लेकर भी बहरानों का शिकार है। इन बहरानों से निमटने के लिए हुकूमत काबीना में तौसी करना चाहती है, मगर इन वजारतों की उखाड़ पिछाड़ में भी मसाइल हैं कि सबको राजी करते करते किसी को नाराज न कर बैठें। अब देखें हुकूमत क्या हिकमत अमली दिखाती है। सियासत में भी हलचल है। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अपने अपने मदार में मुतहर्रिक हैं। हुकूमत शानदार शरह नमू का दावा कर रही है, मगर क्या वाकई ये कारकर्दगी अवामी सतह पर ट्रांसलेट हो पाएगी? इन्हीं तमाम मामलात पर हुकूमत को दर चैलेंजेस, कारकर्दगी और हुकूमत की हिकमत अमली क्या हुकूमत को स्मूथ सेलिंग देगी? गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, बड़ी बारीकी से बदलते हालात पर नजर रखे हुए हैं और इनके तज्जिए आप बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं कि कहां कहां से खबरें आ रही हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में कराची से मजहर अब्बास साहब मौजूद है, लाहौर स्टूडियो में आरिफ हमीद भट्टी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। कल बहुत अहम दिन है। तरीन ग्रुप जो है वो मुलाकात करने जा रहा है। जो हुकूमत से मुलाकात हुई उसके बाद उसकी बैठक है। चौधरी निसार अली खान साहब हल्फ ले रहे हैं, साथ ही साथ शहबाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। और तीसरी बात एक इशाया है कल ऑपोजिशन को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है इन तमाम मामलात? हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं। हुकूमत बहुत सेफ सेलिंग कर रही है। रात को वो हमें बताती है GDP 3.94 था और शाम तक वो GDP 4 हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा स्मूथ सेलिंग तो दुनिया में कहीं नहीं होती ना। #6 GDP सुबह और शाम के दरमियान बढ़ जाए। जिस हुकूमत के पास इतने ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं जो फिगर्स की इस तरह फजिंग करते हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैं सूरी तौर पर समझता हूँ कि जो उनका टर्म है 5 साल की, पूरी करनी चाहिए ताकि एक दफ़ा ये मसला ख़त्म हो जाए। ये जो नारा लगता है हर 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, करप्ट लोगों को ख़त्म करना है, करप्ट लोगों को ख़त्म करना है, करप्ट लोगों को ख़त्म करना है, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। कभी इस करप्ट लोगों को ख़त्म करने के लिए फ़ौज आ जाती है। 4 दफ़ा फ़ौज इसी नारे की वजह से आई कि हम इस मुल्क में से करप्शन ख़त्म करने आएंगे। 3 साल से ये करप्शन ख़त्म कर रहे हैं। तो ये 5 साल पूरे करें ताकि इनका जो ये नारा है ना, जो पॉपुलर स्लोगन है, लोग बड़ा खुश हो। गरीब आदमी कहता है यार ठीक है, अमीर दी टेढ़ी जो पैसा कटेगा, बड़ी गल है जी, ठीक है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है, ये जितनी बातें आपने की इनका कोई तलक से असर नहीं पड़ता इमरान खान पे। इमरान खान के साथ जो हैं, जब तक उसके साथ हैं, इमरान का कोई बाल भी बेकार नहीं करता। वो जो साथ हैं, बहुत सी इंक्वायरीज में उनके नाम गुज़िश्ता 2.5-3 साल में आए हैं। नहीं, उनको कोई नहीं। जिनको मैं साथ समझता हूँ उनके नाम तो इंक्वायरी में कभी आ ही नहीं सकते। और कभी आगे तो फिर इस मुल्क की तकदीर शायद बदल जाएगी। और बाकी जो काबीना के लोगों की क्या हैसियत है, उनको किसने उठाया? तो करप्शन किधर खत्म होनी? फिर आप कौन सी करप्शन के खात्मे की बात कर रहे हैं? मैं तो नहीं कर रहा भाई, जो करता है उससे पूछो। उससे पूछो ना कि आज बहुत बातें करते हैं। अभी कह रहा था एक बंदा कि जी जहांगीर तरीन को सजा दी जाएगी, लेकिन साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा अगर तो फिर ये अगर ही में तो सारी खेल है। लेकिन वो जो दवाइयों का इतना बड़ा स्कैम आया, किसको सजा दी गई? किसके खिलाफ FIR दर्ज हुई? किसके पास तफ्तीश है? कौन इंक्वायरी में गया? ये जो गंदम का मसला है, यानी आज फिर कह रहे हैं हम गंदम बाहर से खरीद रहे हैं। एक तरफ अभी मुझे तरीन नाम का जो है बंदा है, ये शौकत तरीन, वो बता रहा था हमारे फिगर बड़े अच्छे हो गए हैं। भाई फिगर कैसे अच्छे हो गए? कॉटन तुम्हारी अच्छी नहीं हुई, गंदम तुम बाहर से मंगवा रहे हो, तो तुम क्या, मैं किस बात को मैं मानूं? तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान को कोई भी अल्लाह माफ़ करे पंजाबी चीज़ है कोई ततीव आ नहीं जा रही। हाले वो बड़े सुकून में बैठा रहे AC कमरे च। जे ततीव आ गई ना तो फिर दिन ही लगनगे, घंटे लगनगे। बड़े जंगीर तरीन आ जाएंगे और जंगीर तरीन जैसे ग्रुप बड़े आ जाएंगे, घंटे ही कम मुक जाएगा। तरीन ग्रुप मौजूद है। मदर साहब, आपसे सवाल यूं बनता है कि क्या वाकई स्मूथ सेलिंग है PTI गवर्नमेंट की? क्योंकि स्कैंडल्स के बाद स्कैंडल्स और फिर इंक्वायरीज, जो कि इस हुकूमत का क्रेडिट है कि माजी में ऐसा नहीं होता रहा है। तरीन ग्रुप पीक पर गया और फिर नीचे आ जाता है 2 दिन में। ये वक्ती खामोशी है या मुस्तकिल अब स्मूथ सेलिंग है? नहीं, स्मूथ सेलिंग तो नहीं है। खैर, उसकी बड़ी बुनियादी सी वजह यह है कि अगर आप किसी एक ग्रुप के साथ बातचीत शुरू कर दें और वो ग्रुप आप ही की पार्टी का हो और वो बाज़ाब्ता ग्रुप हो, तो इसका मतलब ये है कि आप ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप उनके दबाव में आ रहे हैं। जब आप उनकी बातें तस्लीम करना शुरू कर देते हैं, जब आप उनको, और उसके बावजूद भी वो आज के दिन तक अपने आप को ग्रुप ही कहते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम PTI हैं, वो ये नहीं कह रहे कि PTI के MPs, वो जहांगीर तरीन ग्रुप के ही तौर पे आइडेंटिफाइड हैं और अब आइडेंटिफाई हो गए हैं। ये वो लोग हैं इनमें से बेशतर जिनको 2013 के बाद जहांगीर तरीन पार्टी में लाए
उनको MNAs और MPAs बनाया जहांगीर तरीन ने, और उनकी वफादारी, और इनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी को हराया था। तो ये सारे लोग जहांगीर तरीन के वफादार हैं, ये सारे लोग इमरान खान के वफादार नहीं हैं। और इसका मतलब ये है कि जहांगीर तरीन अब जो इमरान खान से बात करेंगे तो वो एट पार लेवल पे बात करेंगे। तो जब आप इस पोजीशन पर आ जाएं तो फिर ये कहना कि मुझे इख्तिदार की परवाह नहीं है, वे इख्तिदार आए या जाए, वे कुर्सी रहे या नहीं रहे, ये छोड़ दें। अगर ये होता तो आप इन सबको फारिग कर चुके होते। ये होता तो आप जो है वो पंजाब असेंबली में भले आप उनसे कहते जाके बैठो, इस तरह मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, आप पहले इस ग्रुप के खात्मे का ऐलान करो। ये तो पोजीशन होती है। वरना वो मिसालें देते थे ना, 2018 में हमने 20 MPs निकाल दिए, वो निकाल दिए। तो अब मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो पंजाब की पॉलिटिक्स में डोमिनेट करेगा। वो इमरान खान उनकी ही बातें मानेंगे, और ये प्रॉब्लम आएगी विद इन द PTI। जब ये चीज़ें और एक्सेप्ट होंगी तो फिर शाह महमूद कुरैशी भी जो है वो इस पे दबाव डालेंगे, और ये इंटरनल पॉलिटिक्स PTI की चलती रहेगी। यही PTI को प्रॉब्लम है, ऑपोजिशन से कोई बड़ा थ्रेट इस वक्त नहीं है। मदद साहब, एक छोटी सी बात, आपसे कुछ देर पहले वजीर आजम का अपनी कोर कमेटी के साथ जो इजलास हुआ, वहां से जो खबरें रिपोर्ट हो रही है, जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा अगर अंदाज से रखूंगा, किसी की ब्लैकमेलिंग से अपना एहतसाब का मंशूर नहीं छोड़ूंगा, ना NRO दूंगा। कहते हैं चीनी स्कैंडल में तरीन मुलव्विस हुए तो उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ये अपने आप को रीइंफोर्स करा रहे हैं, ये अवाम के लिए एक लॉलीपॉप है या तरीन ग्रुप को कोई पैगाम है? देखिए, तरीन ग्रुप के जो 3 या 4 बड़े कारोबारी लोग हैं, उनमें से एक साहब से मेरी गुफ्तगू हुई थी कल, और उन्होंने ये कहा कि तरीन के साथ ज्यादती हो रही है उनके बकौल, और ये बात उन्होंने इमरान खान को कम्युनिकेट कर दी है। अब ये वो लोग हैं कि जो इमरान खान को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इमरान खान उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वो पिछले 2-2.5 सालों में उन्होंने कंस्ट्रक्शन की शोबे में, दीगर शोबों में बेशुमार उनके बिलियनर्स हो गए हैं, वो बिलियनर से बिलियनर्स हो गए। तो उनका ख्याल ये है कि तरीन इमरान खान को ये मैसेज दिया है कि देखिए तरीन के साथ उनके बकौल ज्यादती हो रही है, और अगर तरीन के साथ ये ज्यादतियाँ जारी रहीं तो तरीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तरीन को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अब ये उसको, इस मैसेज को किस तरह लिया जाता है ये हमें देखना है। अलबत्ता ये अपनी जगह फैक्ट है कि तरीन के साथ जो है वो 7-8 मजीद MNAs जो हैं उन्होंने वो किया। और जब आप प्रेशर में आते हैं ना, जब आप उनकी बातें माननी शुरू करते हैं, तो फिर वो लोग जो दूसरे MPAs हैं जिनकी ग्रीवेंसेस हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, तो फिर वो तरीन साहब के साथ आके या इस तरह के ग्रुप के साथ आके मिल जाते हैं। वो समझते हैं कि ये बड़ा ग्रुप बनेगा तो हमारी बातें भी तस्लीम कर ली जाएंगी। इस वक्त जो है PTI के अंदर प्रॉब्लम जो है वो यही एग्जिस्ट कर रही है, और तरीन ग्रुप स्ट्रांग हो रहा है, प्रेशर ग्रुप बन रहा है। भट्टी साहब, जहां मदद साहब बात छोड़ रहे हैं यहीं से आगे बढ़ाएं। जो गुज़िश्ता रोज में रिपोर्ट हो रहा है कि MNAs की तादाद बढ़ रही है तरीन ग्रुप की साइड पे, पंजाब की सियासत तब्दील होने को है, निसार हलफ उठाने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ जब से बाहर आए हैं मेल मुलाकातें अरूज पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं बात छोड़ता तो मदर साहब करते, फिर तो बात अच्छी थी, क्योंकि मैं जहां खत्म होता हूँ मदर साहब शुरू होते हैं। आपने उल्टा कर दिया, मेरा एहतजाज लॉन्च कर लें। अच्छा, देखिए, गुजारिश ये है, कमो बेशतर मेरा ख्याल है 1000 से ज़्यादा मरतबा मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा ब्लैकमेल नहीं होगा, तो वो हुए कहाँ नहीं। इलेक्टेबल से शुरू हो जाए, MQM, काफ लीग, और दोबारा को वजारतें देना, और उसके बाद मेरी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आया, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हो, परवेज मुशर्रफ की हो, जनेजो की हो, जफरुल्लाह जमाली की हो, तरीन की हो, या मुशर्रफ किसी की भी हो, आज तक किसी सियासी जमात के, मौजूदा हुक्मरान जमात के वुज़रा मशीरों ने पहली दफ़ा अपनी क़यादत पर इल्ज़ाम लगाया है। असूली बात तो ये थी, उन्हें उसी वक्त शोकस जाता और फारग कर दिया जाता। क्यों नहीं किया? यकीनन हुकूमत चले जानी थी। इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस तो है? उसूल किधर है फिर उसूल किधर है? अच्छा, सियासत और उसूल आपकी नजर में साथ साथ चलते होंगे। मैंने सियासत में
भतीजी और चाचे की लड़ाई देखी है, भाई भाई की लड़ाई देखी है, बाप बेटे की लड़ाई देखी है, बहन भाई की लड़ाई देखी है, और मैं एक एक स्टेप के साथ। तो फिर वजीर आजम भी वही खड़े हैं जो 2.5 साल बाद भी शक में हैं कि जहांगीर तरीन के साथ जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है। मेरी अर्ज ये है, मैंने अर्ज किया है कि वो कमो बेशतर 1000 दफा कर बैठे हैं, एक दफा आज तक मोहतरम वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये नहीं बताया कि एनआरओ मांग कौन रहा है उनसे। मैं जो बार बार लगाऊं एनआरओ एनआरओ एनआरो, तो मैं बताऊं तो सही इफ्तिखार साहब मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। थोड़ी सी लॉजिक गुफ्तगू होनी चाहिए। देखें जोशे खताबत में तो हम बहुत कुछ कह जाते हैं। दूसरा, आपने जीडीपी का फरमाया, ये मदर साहब और ये लफ्जों के गोरख गंदे के माहिर है, मैं तो वो फकीर आदमी हूं। मैं जब से ये जीडीपी का रोला आया, मैं 3 दर्जन गरीब आदमियों के से मिल के आया हूं, आपकी तरह खूबसूरत एयर कंडीशन कमरे में मेकअप करके नहीं। खुदा की कसम बंद से बाहर गया हूं, जिनकी जो बेरोजगार है, जिनकी 20-22 हज़ार तनख्वाह है, मैं कहा जी आपका बिल कितना कम हुआ, आपको आटा कितना सस्ता मिलना शुरू हो गया है, आपकी दाल कितनी सस्ती हो गई है, आपके बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, आप जिस रक्शे वैगन मोटरसाइकिल पेट्रोल देता है फ्यूल कम हो गया। उनकी आहो पुकार कह रही है, ओए खुदा दा वास्ता झूठ से घट बोलो। ओए उनको कहना था जीडीपी में इंप्रूव कर गए। मैंने अर्ज किया है, आप एयर कंडीशन में, मैं बंद से बाहर महमूद बूटी सुन ले, शालीमार तो दसना से उन्होंने जीडीपी बढ़ गया है। नहीं, मैं उनसे मैं बम्पर क्रॉप्स, एक रिपोर्टर की प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऊपर से लॉन्च नहीं होता, वो जाके गरीबों में मिलता है। भाई आप कह रहे हैं कि गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, सीमेंट ज्यादा बिक रहा है, मुझे ये बता दें 3 मरले के घर कितने बन रहे हैं? अगर चंद, ये सवाल नहीं करते, चंद हाउसिंग सोसाइटी के माफिया, क्योंकि आपने ब्लैक मनी को व्हाइट कर लो, अगर वो लोग तरक्की कर रहे हैं, चंद खानदान, तो उसका ये मतलब है मदर साहब ने और मैंने भी नया घर बना लिया। एक सैलरी पेशा जिसकी 25,000 तनख्वाह है, उसने घर बना लिया, जिसकी 50,000 तनख्वाह है, उसके बच्चे को तालीम मिलना शुरू हो गई है। मैं तरक्की उसको कहूंगा जब मुल्क की 90% पॉपुलेशन को रिलीफ मिले। ये जो सारे कैमरामैन है, ये आके कहे कि जनाब हमारा ज्यादा हो गया, कोशिश तो कर रहे हैं, कंट्रोल में नहीं आ रहा। बट वो ये नहीं कह रहा कि मैंने गरीबों की गुर्बत खत्म, वो कहता है मेरा जीडीपी बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है? बढ़ गया है ना। अगर आप एक चीज को डाका बढ़ गया, चोरी बढ़ गई, करप्शन बढ़ गई। देखिए जब कोई 2 मिनट ठहर जाना, आप थोड़ा सा फॉरवर्ड नहीं तो मेरे बड़े भाइयों और आपसे हमने सीखा है। देखिए एक गरीब आदमी के घर डाका पड़ता है, गरीब आदमी की सारी उम्र की कमाई लूटी जाती है, लेकिन डाकू अमीर हो जाता है। तो क्या मैं इसको अच्छाई कहूं? तो ये जो इतने सारे, 1 मिनट, अब सवाल है, ये जो डाके की बात की है, हमारे सामने आया यहाँ पे आटे और चीनी का स्कैंडल, उस पर इंक्वायरीज हुई, बात पता चली कि अवाम के जेबों से अरबों निकल गए। हमारे सामने गैस का आया, हमारे सामने पेट्रोल का मामला आया गुज़िश्ता साल, हमारे सामने ये IPPs बिजली वाला आया, दवाइयों वाला आया, अभी ये रिंग रोड वाला आ गया, इतनी इंक्वायरीज हो गई। तो ये अरबों तो निकल ही रहे हैं, अवाम की जेब से ही निकल रहे हैं, फिर जा किधर रहे हैं? देखिए जा तो चंद खानदान, हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हो, ज़ियाउल हक साहब की हो, बेनज़ीर की हो, चंद खानदान हर दौर में अमीर होते हैं। मुझे 90% पॉपुलेशन है जिसकी सुबह कमाते हैं, रात को खाते हैं, 2-2 दिन आप लॉकडाउन लगा देते हैं। मैं सच आपकी वक्त कीमती है। कल सैटरडे था मदर साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज, एक बंदे ने ना छुप के वो जो चाबियां बनाते हैं बेचारा, मैं उसके पास गाड़ी रोकी, दूर से मैं उसके पास चले गया। मैं क्या यार सुनाओ क्या बात है, आज तो मार्केट बंद है। कहता है बाबू जी मेरे बच्चे परसों दे भुखे ने, हम रोजाना कमाते थे तो रात को मैं रोटी ले जाता था, किलो आटा ले जाता था, थोड़ी सी सब्जी ले जाता था, यहाँ प्याज में रखे खाना खाता था। मुझे बताएं किसका बड़ा है? मदर अब्बास साहब से सवाल है, कराची जाए ना चंद गरीबों के घर, फिर मुझे उसका जवाब दे। आप मदर साहब को ये कमेंट कीजिएगा, ये शरद साहब का जवाब ले लेते ना। 17 रुपए बेचे ब्लैक गाड़ी, सरकार गरीब ने तो टमाटर पानी में फेंक दिया। मदर साहब हुकूमती दावे, आपका ख्याल मदर साहब भट्टी को ये अपना मेरे दोस्त को ये बताएं कि आरिफ हमीद भट्टी को कि ये बात गरीबों की हो ही नहीं रही, वो तो कुछ कह ही नहीं रहे। उन्होंने कब कहा हमने गरीबों को गुर्बत खत्म करी? वो तो कहते हैं हमारा जीडीपी बढ़ गया और हमने कमाल कर लिया। ये समझाए ना जीडीपी रातों रात कैसे बढ़ा, और सुबह ये 3.94 था और कोर कमेटी के बाद अब ये 4 के कह रहे हैं। ये जरा समझा दें ये क्या चक्कर है? देखिए सीधी सी बात है, मैं कि जो लोग बिलियनर्स थे वो अब उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए हैं, ट्रिलियंस हो गए ना। ये सीधी सी बात है।
बाकी तो आप जिस तरह भट्टी कर देखिए, ये बड़ी अच्छी मिसाल दी उसने कि जो इस मुल्क में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना गुजारा रोटी और प्याज पर करते हैं, डे टू डे। और अगर नान महंगी हो जाए, यानी 10 रुपए से 12 रुपए हो जाए, 12 से 15 रुपए हो जाए, तो वो जो 4 नान खाता था वो 2 पर आ गया, जो 2 नान खाता था वो 1.5 नान पे। और ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। मैं तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन नान या रोटी चपाती लेने जाता हूँ बाजार में, तो मैं उससे पहला सवाल यही करता हूँ, तो वो यही बताता है, बोलते रहे। और वहाँ मैंने बेशुमार जगहों पे नान उसके पास एक डब्बा रखा देखा है और उसमें ये लिखा हुआ है कि खुदा के लिए इसमें अगर आप 2 नान रख देंगे तो वो शायद चंद लोगों तक पहुँच जाए। वो बाकायदा मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये रखती हैं, जो ये काम करती हैं। तो असल इस मुल्क का गरीब वो है। हम चारों लोग इस मुल्क के गरीब नहीं हैं और बेशुमार लोग इस मुल्क के गरीब नहीं हैं, लेकिन एक वास्ट मेजॉरिटी जो इस मुल्क की जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, उनकी अगर हालत देखें, उनका मसला ये नहीं है जीडीपी, घर बनाना, ये बनाना। उसका मसला ये है कि उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाए और 2 वक्त की रोटी वो इत्मीनान से खा ले। अगर वो नहीं मिल रही उसको और वो भी महंगी हो रही है, तो फिर आप समझें कि इस मुल्क में सिर्फ 500 रुपए किलो। ठीक है, देखो होते जा रहे हैं लोग और बेशुमार हो रहे हैं, गोश्त 500 रुपए है, नहीं नजर आ रहा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नजर नहीं आ रहा? हुकूमत तो लंगर खाने भी यहाँ पे खोल रही है ना, धड़ाधड़ लंगर खाने। हुकूमत क्या खोल रही है? लंगर खाने। खुदा का खौफ करो, सारे मुल्क को भिखारी बनाना है क्या? सारे मुल्क को तुम्हें ट्रकों के पीछे लगाना है? हुकूमत की इतनी पॉलिसीज और ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक पे जाने पहले आपने बहुत खौफनाक बात कर दी है। 2 हाथों को काम दो, उनको भिखारी ना बनाओ। वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उन्होंने सब्सिडीज दे दी, वहां से नौकरियां निकलेंगी। 2 हाथों को, हर 2 हाथ को काम दो, वो भिखारी नहीं बनेगा। आई एग्री। इंसदादे भिखारी स्क्वाड बन गया है और वो उठाते हैं तो वो कहते हैं कि मुल्क का वजीर आजम भीख मांगता है तो तुम लोग उसे पकड़ते नहीं हो, हमें पकड़ रहे हो। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं और हुकूमत की तरजीहात, सवालात यहाँ उठाए जा रहे हैं, उन पर गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी हुकूमत की तरजीहात को लेकर और मामलात को लेकर। चंद दिन पहले जो रिंग रोड स्कैंडल आया, उस पर बहुत से सवालात हुकूमत और उसके आसपास के लोगों पर भी उठे। इफ्तिखार साहब जो गुफ्तगू ये कर रहे हैं, तरीन ग्रुप भी शहजाद अकबर साहब का नाम लेता रहा है कहीं ना कहीं। अब ये रिंग रोड वाले मामले में भी उधर उंगलियां उठी हैं। क्या वाकई काबीना फैसले कर रही है और फिर उस हिसाब से मामलात आगे बढ़ रहे हैं? मैं फवाद चौधरी साहब को कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो मिनिस्टर ने ये जो कुछ कह रहे हैं शायद इसकी इजाज़त उन्होंने पहले काबीना से ले ली होगी और तभी तो ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि बकौल इनके कोई भी ऐसा बात, कोई अमल नहीं किया जाता सकता जिसको काबीना ने इजाज़त न दी हो। ठीक है, फवाद सही कह रहा है। शहजाद अकबर का नाम क्यों आ रहा है? जुल्फ़ी बुखारी का भी नाम आ रहा है, सरवर खान का भी नाम आ रहा है, ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम आ रहा है, और ये खुरा जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, चलता चलता प्राइम मिनिस्टर हाउस तक चला जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि इतने बड़े स्कैंडल का खुरा आखिरकार प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों गया। वो प्राइम मिनिस्टर जिसके बारे में पूरी पार्टी कहती है बड़ा ईमानदार है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हैंडसम है और बड़ा ईमानदार है, उसकी ईमानदारी के बारे में ये जो वाक़या है और ये जो स्कैंडल है, बहुत सारे ऐसे सवालात उठा रहा है जिसका जवाब तो नैब ही लेगी। जब भी नैब के पास ये मुकदमा गया, यहाँ FIA लेगी, ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट लेगा और ये जाएगा मुकदमा FIA के पास, नैब के पास, एंटी करप्शन के बाद। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अरबों रुपया खा जाएँ लोगों का। उन बेचारों का क्या कसूर है जिनको आपने फाइलें बेची, जिनसे आपने अरबों रुपया कमाया? जिस किसी ने भी अरबों रुपया कमाया, खा वो शहजाद अकबर है, खा वो जुल्फ़ी बुखारी है, सरवर खान है या प्राइम मिनिस्टर हाउस के लोग हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसने जन्म लिया ही नहीं, एक ऐसी सड़क है जो सिरे से मुकम्मल हुई नहीं, लेकिन उस सड़क की नाम लेने से, उसके कहने से, कागजात में जाने से, उस पर दुआ खैर करने से, उसकी मीटिंगों को प्रेजाइड करने से ही लोगों ने अरबों रुपया कमा लिया। इससे बड़ा स्कैंडल फिर और क्या पाकिस्तान में होगा? जो स्कैंडल है तो फिर आप सजा दें, और वही सजा दें जिसकी तजवीज़ आप नवाज शरीफ के लिए करते हैं, आसफ जरदारी के लिए करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। इनको पकड़ें, नैब के वाले करें, वो 10/10 की जेल में जाएं, तस्वीरें इनकी उतरें और फिर देखेंगे क्या होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास हैं तो ये नैब के हवाले नहीं किए जाएंगे और नैब की जरूरत नहीं होगी। आप बार-बार नैब कह रहे हैं तो वजीर आजम ने नैब के मुतालिक भी अभी कहा है, ये सुनिएगा जरा। अच्छा, उसके खिलाफ भी हो गए हैं, सुनते हैं।
हमारी भी नैब फंक्शन कर रही है तकरीबन 22 सालों से 23 सालों से, लेकिन करप्शन के ऊपर काबू नहीं पा सकी। वजह यह है कि हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं। चाइनीज ने हमें ये बताया कि असल में जब ऊपर की करप्शन को हाथ डालते हैं तब एक मुल्क में करप्शन कम होती है। मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ। मैं इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे इमरान खान के साथ, मुझे लगता है इमरान खान के अंदर कोई सोशलिस्ट छुपा हुआ कहीं पे। जब इसके की बातें करते हैं गर्दनें उतारने की और 2-3 हज़ार गर्दनें उतारने की, कभी वो कहते हैं मुझे इतनी ताकत दे दो कि जो सऊदी प्रिंस के पास है वो ताकत भी मुझे दे दो। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इंकलाब तो आ ही जाएगा। असल में इसको वाकई अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छी काबीना नहीं मिली, अच्छा मुल्क नहीं मिला, उसके कवानीन भी बड़े बसीद हैं इस मुल्क के। देखो ना, वो नैब बेचारी कुछ कर नहीं पाई। अच्छा, चलिए आगे बात नहीं आगे बात क्यों बढ़ाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नैब 20 साल में कुछ कर नहीं सकी तो क्या सर, तो फिर कानून बना लेना, जो मुल्क में कानून है उसके नीचे कुछ होगा ना। मैं यही कह रहा हूँ खातून के उनको कानून बनाए और सजा दे, गर्दनें उतारने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट जाए। ये जो रिंग रोड का मामला है, कहाँ किसने खराब किया, और ये जो खुरे की बातें हैं, ये तो फिर पता नहीं कहाँ जाती हैं, क्या बोले। देखिए, पप्पू ने इसमें अरबों रुपए बना ली हैं। वो कौन है? पप्पू। वो कौन भाई? कितने पप्पू ये बता दे, एक है ज्यादा है? पप्पू ब्रिटिश नेशनल है। अच्छा, ठीक है। गोल मटोल है। इफ्तिखार साहब की तरह अगर वो मूछे ना रखे तो इन्हीं की तरह, लेकिन इनकी तरह अमीर नहीं है। गरीब बात। पप्पू की दुबई में भी प्रॉपर्टी है, पप्पू लंदन में, पप्पू चढ़िया चबारे बल्ले बई बल्ले है। पप्पू ने 5 हाउसिंग सोसाइटियों से 5 अन्नेवाह पैसे लिए। हमारे कुछ साफी भाइयों ने भी नवाजे गए, किसी को वीजर मिली, किसी को क्या, खैर क्योंकि साफी तो करप्शन जायदा नहीं। बच्चों वाली गाड़ी जो ईद मिलाद नबी में पहाड़ी पे नहीं बनाते वो वाली भाईजान, वो वही लेंगे ना। दूसरी बात, मैं वजीर आजम के इस बात में हक में हूँ। एक तो उस कमिश्नर ने 5 दफा किया, क्या वजीर आजम इतने ही लाइलम रहे कि उनकी नाक के नीचे अरबों रुपया गायब हो रहा है? सर, ये पंजाब का भी प्रोजेक्ट है। सीएम साहब भी तशरीफ, सीएम साहब ने भी दिया, सलमान साहब ने भी अप्रूवल दी, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन मैं नैब की कारदगी सवाल करूंगा। आपको भी सवाल ये नैब है या मैप है, इसका पता नहीं मुझे क्या है। जरदारी साहब पकड़े गए, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद हकान बासी, एहसन ख्वाजा, साद रफीक, मरियम नवाज, खुर्शीद शाह, उनकी बहन फरियाद और लातादाद लोग। मुझे सब में से बताए नैब ने एक पैनी रिकवर किया इन बड़े लोगों से, वो छोटे छोटे लगड़ बगड़ों से पकड़ लिया, एक रिकवर किया, और इन पे जो अखराजात आए हैं हुकूमत के वो साबित करे। वो बेचारे वो अरबों रुपए में मैं इफ्तिखार साहब विद योर परमिशन अरबों रुपए में, करोड़ों में नहीं है, वो भी मैंने रिकॉर्ड निकलवाया। मजबूर कर रहे हैं आप नैब को कि वो ऐसे फैसले करे कि जिस पे इंसानी वजीर आज़म इससे बड़े कौन से लोग पकड़ना चाहते हैं? सवाल तो ये भी है, इससे बड़े लोग कौन से? मेरी बात सुन लेना। नहीं, ये देखिए, गुजारिश ये है, पप्पू ना पप्पू, अगर शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में जा सकता है तो पप्पू का नाम क्यों नहीं जा सकता? जुल्फी बुखारी का क्यों नहीं जा सकता है? जुल्फी बुखारी का क्यों नहीं जा सकता? यार हो सकता है पप्पू को प्यार से, जुल्फी बुखारी को प्यार से पप्पू कहते हैं, पप्पू। अच्छा, जरूर नाम डलवाना है, वो तो नाम निकल जाता है लास्ट मोमेंट पे ईसीएल। मैं बताऊं, उसके एविडेंस प्राइम मिनिस्टर सबको मिल चुके हैं। हाँ, ये भी सच है, शहजाद अकबर तक कूरा जाता है। कुछ अरसा कबल गुजरपुरा में एक प्रॉपर्टी का फंडा हुआ था, पप्पू के वो रिश्तेदार थे, और उसने बाद पप्पू 3 ग्रुप लेके पीएम साहब के पास बनी गला गया कि ये शहजाद अकबर गेम में डाल रहा है। उस पर पप्पू का हालत, ये इतराज तो तरीन साहब भी कर रहे हैं ना, उन पे सवाल तो ये उठता है कि तहकीकात। यार वैसे ये शहजाद अकबर साहब की एक्सपर्टी क्या, जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं। माहिर वकील हैं और इन्होंने शुरू में AK बरोही इनके शागिर्द थे। नहीं, AK बरोही के तो खैर वो बहुत पहले फौत हो गए थे, ये शहजाद अकबर। अच्छा, तो इसीलिए फौत हो गए थे, इन्होंने वकील बनना था। ये नहीं जाते कर रहे हो यार, शहजाद अकबर एक अच्छे वकील। शहजाद अकबर के मदर साहब से पूछे ना, देखिए उस्ताद मोहतरम बैठे हैं। ये जो शहजाद अकबर साहब को लेकर तरीन ग्रुप की जानिब से भी सवालात उठाए गए, और अभी ये जो रिंग रोड इंक्वायरी आई है, इसके ऊपर भी जिन लोगों के नाम आए उन्होंने उधर उंगली उठाई। वजीर आजम साहब के पास तमाम तर तहकीकाती ऑप्शंस मौजूद हैं, वो करीबी लोगों की ब्रीफिंग्स पर इन्हें सार कर रहे हैं, सिर्फ उनके लेंस से देख रहे हैं, या मुतमईन है जो कुछ उस लेंस से उनको दिखाया जा रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, शहजाद अकबर साहब का इस वक्त रोल वही नजर आ रहा है जो मियां साहब के दौर में सैफुर रहमान का था। तो वो जो है वो मुझे तो वही लगता है, क्योंकि हर चीज में उनका नाम आता है और उनसे कोई एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं की जाती कि क्यों आता है उनका नाम। कोई तो वजह होगी कि उनका नाम आता है। मैं नहीं कह रहा शहजाद अकबर साहब पे कोई भी खामखाई का इल्ज़ाम लगाना, वो लगाना जब तक आपके पास कोई एविडेंस ना हो, लेकिन
जब बहुत ज़्यादा चीज़ों पे उसका नाम आने लगे तो फिर प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर सोचना ज़रूर चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि उनका नाम आ रहा है। या तो ये कि वो इतना आउटस्टैंडिंग वो हैं, उनका जो बैकग्राउंड एक फाटा का भी बैकग्राउंड रहा है, उन्होंने बहुत से ऐसे मुकदमात लड़े हैं उस पीरियड में वॉर ऑन टेरर के हवाले से, उस वक्त उस ज़माने में भी उनका नाम आया था। लेकिन बाकी मुझे नहीं पता उनकी एक्सपर्टीज़ अकाउंटेबिलिटी के बारे में, तो मेरा नहीं ख्याल कि अकाउंटेबिलिटी के बारे में उनके पास कोई बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की उन्होंने ट्रेनिंग ली हो या इस तरह की कोई डिग्री हो, इस तरह की कोई चीज़ें हों। देखिए प्रॉब्लम जो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में तरीन साहब का भी जो इख्तलाफ शुरू हुआ वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही शुरू हुआ है। वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं, प्राइम मिनिस्टर हाउस से शुरू हुआ था इख्तलाफ उनका। और अब भी कुछ लोगों का ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही जो है अब भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं कि तरीन और इनका कोई पैचअप ना हो। फवाद चौधरी साहब बादशाह आदमी है, जिन लोगों के साथ बैठ के वो साथ खड़े होके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ज़रा आरिफ हमीद और इफ्तिखार साहब जानते होंगे ना कि वो जो लोग उनके इर्द गिर्द खड़े थे वो कौन लोग थे। कोई बड़े कमिटमेंट लोग थे, कोई बड़े नजरियाती लोग थे, कोई बड़े ऐसे लोग थे कि जिन्होंने जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई थी। वो अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम में मेरे साथ जिन साहब ने शाह महमूद को हराया था वो थे, और उनके साथ एजाज चौधरी थे। और एजाज चौधरी साहब ये कह रहे थे कि भाई हमने तो 2011 में इनके लिए अपनी कुर्सियां छोड़ दी थी, लेकिन अब भी अगर ये इनके मुतालबात माने जाते हैं तो हमें कोई नहीं है, हम तो पीछे खड़े हुए हैं। तो जिस तरह तरीन साहब को इमरान जो है वो मनाने की कोशिश की जा रही है, उनके ग्रुप को मनाने की, काश उसी तरह इमरान खान हामिद खान को मना लेते, जिन्होंने पीटीआई का आइन बनाया, जो पीटीआई के बुनियादी रुकन थे, उनकी तरफ पलट कर नहीं गए जब वो पार्टी में साइड हो गया। अभी भी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन वो घर पे बैठ गए हैं। इस तरह के लोग घर पे बैठते जा रहे हैं। तो ये इमरान खान को बाकी जो इफ्तिखार साहब ने लाइटेड नोट पे जो चीन का हवाला दिया, तो वो जालिब साहब का मुझे एकदम शेर याद आ गया कि चीन अपना यार है, उस पे जान निसार है, पर वहाँ जो है निज़ाम उस तरफ ना जाइयो, उसको दूर से सलाम। अच्छा बदर साहब, सिर्फ आपसे एक सबमिशन है, अगर आप समझते हैं मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ऑनेस्ट हैं, अच्छी बात है, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का नाम डाल दिया ECL में, क्या अगर ये रिंग रोड जो खरबों रुपए का करप्शन होने जा रहा है, जिन बेचारों ने फाइलें ले ली हैं, क्या उन लोगों का जिन्होंने रिजाइन दी है उनका नाम तो कम से कम ECL में होना चाहिए कि नहीं? कल को भाग जाएंगे तो हम कहां से पकड़ के लाएंगे? नहीं, ये तो बुनियादी काम FIA का है कि क्योंकि इतना बड़ा स्कैम वो है, इतना बड़ा स्कैम या नहीं ये अलग बात है, लेकिन अगर इतना बड़ा स्कैम सामने आया है तो उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं, देखिए 2 तरह की लिस्ट होती है, और आप आरिफ को मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। एक वॉच लिस्ट होती है, एक ECL पे लिस्ट होती है। ECL पे जब नाम आता है तो उसका एक पूरा लीगल प्रोसेस होता है ECL पे नाम आने का। बात सिचुएशंस में आप वो बाईपास कर जाते हैं, लेकिन FIA को या एंटी करप्शन को ये दरख्वास्त अब तक नहीं दी उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि जी इन लोगों से इंक्वायरी रिक्वायर्ड है, हमें शक है कि ये लोग मुल्क से बाहर चले जाएंगे, लिहाजा इनका नाम जो है इनको मुल्क से बाहर जाने से रोका जाए। ये ऐसी कोई भी दरख्वास्त नहीं दी गई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, और अगर ये निकल जाते हैं तो फिर इन लोगों पर जिम्मेदारी आएगी। मतलब साहब ना सिर्फ ये कि ये जो बात भट्टी साहब कह रहे हैं कि उनको ECL पे डाला जाए, उनके पास अभी तक तमाम वो पावर्स हैं जो पहले भी थी। उन्होंने एक रस्मी तौर पे अपना इस्तीफ़ा पेश किया है। जो पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 2 साल से वो प्लान कर रहे हैं अरबा रुपए के मोटर्स को अपने साथियों को भेजने के लिए, उस पर काम हो रहा है। अभी चंद दिन पहले उन्होंने लेटर लिखा है KP की गवर्नमेंट को कि मुझे इसका फिजिकल पोजीशन दिलवाया जाए। अभी तक आप अगर वेबसाइट पर जाएं तो जुल्फी बुखारी का नाम वहाँ पे मौजूद है मिनिस्टर्स के अंदर। चले अभी तो फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है ना, तो इस्तीफा दिया हुआ क्या मतलब है? क्या मतलब है इस्तीफा दिया हुआ है? इख्तियार नहीं छोड़ा, इस्तीफा दिया है। हाँ, ये बात है ना। नहीं तो फिर आप उनको देखिए, बात स्टॉप्स एट प्राइम मिनिस्टर, मतलब उन्होंने चिट्ठी दरा सैय्या जी के नाम लिखी है, चिट्ठी सैय्या जी के नाम लिखी है, अगर सैय्या ने जवाब नहीं दिया। अच्छा मुझे इफ्तिखार साहब ने जो बात पहले मदर साहब ने की, तरीन ग्रुप फैक्टर की, और उनके एक प्रेशर ग्रुप और एक स्ट्रेंथ जो गुज़िश्ता मुलाकात हुई जिसका भी हवाला भी दिया फवाद चौधरी साहब के साथ जो लोग खड़े हुए, क्या CM ने अपनी सीट महफूज कर ली है?
उनके लिए मामला आसान है, ये ग्रुप मुस्तकिल खामोश रहेगा या ये सिर्फ बजट पास करवा लिया जाएगा और फिर मामला तो वहीं? अच्छा, बजट तो पास होगा, क्योंकि जिन लोगों को बजट से सबसे ज़्यादा रकम मिलती है वो ये रिस्क ले ही नहीं सकते थे कि बजट पास ना हो, या बजट के सेशन में ऐसा कोई इख्तिलाफ राय आ जाए जिसमें ये शक हो जाए कि बजट शायद पास नहीं होगा। एक बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर जिसका सब कुछ इस बजट से मुंसलिक है, तो ये हो ही नहीं सकता था कि इस बजट को रोका जाता, इसमें कोई ख़राबी पैदा की जाती। बाकी ये बातें आप पता नहीं क्यों मुझे नहीं करने दे रहे। शहजाद अकबर साहब का मैंने नाम इसलिए दिया कि अब प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ लोगों की उंगलियां जा रही हैं। वहाँ पे उनकी जमात से लोग कह रहे हैं, हम क्या कहें, तरीन ग्रुप पूरा कह रहा है, परसों से यावर बुखारी साहब यहाँ थे, वो रिंग रोड के मामले पे शहजाद अकबर नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ जा रही हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 धड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस में बन गए हैं, एक धड़ा लेड बाय शहजाद अकबर है और एक दूसरा जो है तभी तो मैंने ये सवाल रखा कि वजीर आजम अपने लेंस से इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज को देख रहे हैं या फिर किसी के लेंस से? सवाल बहुत अच्छा है। मैं देखें, बात सुने, हम जो इस प्रोग्राम में बैठे हैं और मैं एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जो इंसाफ में यकीन रखता है, जो स्मार्ट है, हैंडसम है और करप्ट नहीं है, ठीक है? तो मैं उसे गुजारिश करूँगा कि आप पर करप्शन के इल्ज़ामात ऐसे लगने शुरू हुए हैं जो आपने ही फाइलें पढ़ी थी उसी के हवाले से, तो बराए करम प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें किसी एक को कानून के हवाले कर। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी, छोटा सा सवाल, ये बड़ी करप्शन और माफिया का जिक्र वजीर आजम खुद भी बहुत करते हैं, भट्टी साहब, बहुत सी इंक्वायरीज हुई हैं, मंतकी अंजाम तक कोई मामला नहीं पहुंचता, ये किसकी कमजोरी और क्यों है? देखिए, मुझे कम से कम यकीन था कि इमरान साहब आएंगे तो क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होगा और कोई लुटेरा भी नहीं बचेगा। बदकिस्मती है, इंकशाफत तो हुए, इंक्वायरियां हुए, रिपोर्टें बनी, JID बनी, लेकिन पैसा कोई रिकवर नहीं हुआ। तो ये हाक में वक़्त से ही सवाल होगा कि बता हम अपना लहू किनके हाथों पे तलाश करें। ये हुक्मरान इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, जुनेद साहब हो, ये उनको जो 3 साल का जवाब उन्हें देना, ये मैंने नहीं देना। इमरान ऑनेस्ट है तो पकड़े लटकाए इनको। अब मैं बता रहा हूं, पप्पू फिर बाहर भागने की तैयारी कर रहा है और खरबों रुपए खा गए हैं। वो कहते हैं उनकी ननियाली जमीनें 500 साल से वजीर आजम के इल्म में नहीं है, इदारों के इल्म में नहीं है। यही तो वजीर आजम सब की जिम्मेदारी है। देखिए, नवाज शरीफ भागा बीमारी के बहाने इलाज कराने, नहीं आ सका, इसहाक डार भागा, हम उसको नहीं ला सके, तो आप पप्पू को तो रोक लो भाई। पप्पू है भी ब्रिटिश, मुझे नहीं पता पप्पू किसकी आप बात कर रहे हैं, मैं तो पप्पू की बात कर रहा हूं। और ये तो बात हुकूमत के अंदर के मामलात के, मगर कुछ मामलात इत्तेहादियों के भी है, क्या वहां ये हुकूमत सब संभाल लेगी? इस ब्रेक के बाद मज़हर साहब, पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की बात हुई, हुकूमत में शदीद मसाइल है, मगर इत्तेहादी भी एक मसला है। काबीना में तौसी की बात हो रही है और वजीर आजम साहब फरोग नसीम पर अदम एतमाद करते हुए अली जफर को लाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी तो यही डिटरमिन नहीं है कि फरोग नसीम जो है वो किस पार्टी से हैं। एमक्यूएम वालों से पूछो तो एमक्यूएम वाले कहते हैं कि नहीं, हमने इनको वोट जरूर दिया लेकिन ये हमारी पार्टी के नहीं है, और वैसे वो एमक्यूएम के टिकट पर हैं, लेकिन एमक्यूएम वाले उसे ओन नहीं करते। तो अब ये जाहिर है, हमें आपको सबको पता है, उन्हें अपने कोटे में नहीं मानते, तो फिर वजीर आजम साहब उनको फिर अपने कोटे में रख रहे हैं, तो उनको हटाने की वजह क्या है? आखिर किसको पैगाम दे रहे हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि फरोग नसीम को हटाया जाएगा। बहुत डिफिकल्ट पोजीशन होगी अगर फरोग नसीम को हटाया गया। अब अली जफर भी हैं, बाबा रहवान भी हैं, फरोग नसीम भी हैं, इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अली जफर के नहीं, लेकिन फरोग नसीम और बाबा रहवान के काफ़ी इख्तलाफात हैं उसमें। और फिर फरोग नसीम के अभी भी, जब ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के मौके पर फरोग नसीम के और शीरी मज़ारी साहब के भी इख्तलाफात जो है काफ़ी खुलकर सामने आए हैं, काफ़ी ख़ास तौर पे क्योंकि शीरी मज़ारी साहब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिल लेकर आ रही हैं, इन्फोर्स डिसअपेरेंस का। अब इन्फोर्स डिसअपेरेंस के मामलात पे सिर्फ बहुत से लोग नाराज़ हैं कि क्योंकि उसमें अभी भी रशीद रिजवी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा एक सबसे बड़ा मिसिंग पर्सनस का मसला ये है कि PPC में कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि जिसमें डिफाइन किया गया हो मिसिंग पर्सनस को, तो हमें PPC के कानून को भी तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो कि मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, विफाक में भी और सिंध में भी जो आया है वो भी बहुत अच्छा है, उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस सिलसिले में अभी भी रुकावटें मौजूद हैं। तो होपफुली हमारी दुआ है कि ये दोनों कानून की शक्ल इख्तियार कर लें, उसके बाद चीज़ें रूल्स एंड बिजनेस जब बनाएंगे तो उसमें और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं जहाँ कमोबेश रह गई हैं। लेकिन एक कानून इस मुल्क में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन का पहली मर्तबा बनने जा रहा है,
तो मेरा ख्याल है ये एक एक अच्छी लैंडमार्क पेशरफ, होगा। अब लैंडमार्क उसमें अगर फर्रुख नसीम रुकावट बन रहे हैं हाँ। तो ये फिर प्रॉब्लमेटिक एरिया है। ठीक है भट्टी साहब, ये क्या एक एक वजारत देकर इत्तेहादी राम हो जाएंगे, हुकूमत के लिए बेहतर हो जाएगा, कुछ सपोर्ट मिलेगी इससे? देखिए आशा, मेरी एक अपनी राय है, मार्शाल्लाह लगेगा नहीं। नून लीग की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बहुत ज़्यादा स्कैंडल आया। कुछ लोग कहते रहे अजब गजब की गजब कहानी, रात को हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप याद रखें, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी गए तो राजा परवेज़ अशरफ साहब, नून लीग में भी इसी तरह हुआ। मेरा ख्याल है ये हुकूमत टाइम पूरा करेगी, टाइम इसे पूरा करवाया जाएगा, ताकि ये ना कोई कहे मुझे टाइम नहीं दिया गया। अब आपका सवाल पूरा करवाया जाएगा। हाँ, ठीक है। वो जो कहते हैं कि इस्तीफा तैयार है अगर किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। नहीं, ऐसे बातें हैं। मेरी सबमिशन ये है, देखिए गुजारिश है कि जब इतनी नंबर कम गेम हो, अभी वो जैसे मदरसा फरमा रहे थे, शेरी रहमान एक अच्छा बिल ला रही हैं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान के साफियों के लिए भी कुछ सोचे, तो खुशी की खबर है। लेकिन इन्हें पूरा टाइम दिया जाएगा। इमरान खान विदाउट इमरान खान, विद इमरान खान विदाउट इमरान खान के बगैर पीटीआई में कुछ नहीं है। लेकिन वरना हुकूमत उसूलन जिस दिन जहांगीर तरीन ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 10 लोग, अच्छा सॉरी मैं माफी चाह रहा हूँ, सीरी रहमान है, मजारी नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, शीरी मजारी है, रहमान नहीं, और शीरी रहमान है, मजारी नहीं। अच्छा सॉरी, मजारी है, रहमान नहीं, हम सॉरी। अच्छा वो खैर मुख्तसर ये है कि देखें, जिस दिन जहांगीर तरीन ग्रुप ने अनाउंस किया था, असूली तौर पर पंजाब में हुकूमत तो चले गई थी, आपकी 10 लोगों पर हुकूमत कायम हो और 35 लोग खड़े होकर कह दें कि इमरान खान हमारा लीडर है, लेकिन रिजाइन हम जहांगीर तरीन साहब के कहने पे देंगे। ठीक हो गया। ये देखिए, इससे ज्यादा तो फिर चलाया जाएगा। अगली बारी बात सही होगी सर। ये चौधरी निसार भी खड़े, शहबाज शरीफ भी खड़े, तरीन ग्रुप भी खड़ा, मगर चलाया जाएगा और मुकम्मल मैं किया आपको एक जाएगा। बात बताऊं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब तक नहीं जाएगा ना इस मुल्क में, ना तो वफाक, मतलब वो जो माइनस है उनके चाहने पे होगा। नहीं बिल्कुल, देखें अब ये रियलिटी है, आप चेक कर ले। एक अपना 83 या 84 एमएनए उनके पास, 166 एमपी उनके पास हैं, क्योंकि नंबर गेम उनके पास है। आज वो फैसला कर लें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मरकज में लाना है और यहाँ पे सूबे में लाना है, तो मेरा ख्याल है 72 घंटे से ज़्यादा की गेम नहीं। लेकिन मसला ये है कि वो ये समझते हैं कि ऐसा करने से उनका अभी चांस दूर है। नहीं, सियासी फायदा तो होगा, बहुत होगा। उनकी पार्टी आ सकती है, उनकी पार्टी इस काम में आ सकती है, लेकिन जो उन्होंने खुद नहीं वो इस वक्त आ सकते, उन पर कुछ कानूनी मसाइल हैं, नहीं सजा याफ्ता है, मसाइल क्या है? उनके कमरे में गंद पड़ा है, मैंने कानूनी नहीं, उनके कमरे में जो मरा हुआ चूहा पड़ा है, भाई मुजरम है। ओह ठीक है ना, मैंने ये कहा ना, मैंने कानूनी मुकम्मल करना होगा, ये मजबूरी एनालिसिस है। मैंने कानूनी मसाइल का इससे चौका मुजरम कह के अपना मामला मुकम्मल करना, ये खुश हो जाए। नहीं मैं नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई, नैब कह रही है मदर साहब रेस्क्यू करे, एक कानूनी मसाइल अदालत सजा दे दे, वो ठीक है, ये कानूनी मसाइल है ना मदर साहब, भाई खत्म भी हो सकते हैं ना यार, खत्म हो गया तो खत्म कर देंगे, खत्म हो गया तो खत्म कर देंगे। अच्छा यार, मैं फिलहाल छोड़ो तो छोड़ कर दो। बात कर रहा हूं यार, बटी बात कर रहे हैं उस उनके बगैर मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई चेंज आ सकती है। सो निसार का आना ना निसार इसलिए आया कि अगर वो नहीं आता तो जो कानून आने वाला है उससे तहत वो डिस्क्वालीफाई होता और अपने हल्के में जो उसकी जो छोटी मोटी है साख वो भी खत्म हो जाती। जहाँ तक रहा निसार और शहबाज का दोस्ताना, ठीक है, लेकिन निसार ने जब नवाज शरीफ की वालदा से मदद मांगी थी मरहुमा से एक मौके पर, तो उनकी वालदा ने सिफारिश की थी नवाज शरीफ को, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा था कि इस आदमी ने मेरी पुश्त पे इतने छुरे घोंपे हैं जब वो पनामा वाला मसला चल रहा था, उसने इनको माफ़ नहीं किया। सो अगर नवाज शरीफ ने निसार को माफ़ नहीं किया तो निसार को तब तक कुछ अहम ओहदा नहीं मिल सकता, अहम रोल नहीं मिल सकता पार्लियामेंट के अंदर जब तक मियां साहब न चाहें। और बाकी एक बात, आखिरी बात मैं जो करना चाहूँगा जिस पे आज इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ा अच्छा कानून आया हमारे लिए। मैं और भट्टी साहब और आप को चाहिए कि हम पंजाब की हुकूमत से मुतालबा करें और पंजाब की पार्लियामेंटी पार्टी से मुतालबा करें कि पंजाब में भी वैसा कानून लाया जाए जैसा कि सिंध में जर्नलिस्टों के लिए आ गया है। ठीक है जी, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया। गुफ्तगू जी, मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं पंजाब गवर्नमेंट को हेल्प देने को तैयार हूं, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल, क्योंकि मैंने इसमें काम किया है। बहुत शुक्रिया मदद साहब। अब गुफ्तगू यहाँ कंक्लूड। हमारी सियासत में उसूल कुछ नहीं, इस हुकूमत को अपना वक्त मुकम्मल करना होगा, और जो इफ्तिखार साहब बात कह रहे हैं कि फैसले बाहर बैठे नवाज शरीफ कर रहे हैं सियासत के, ये आने वाले दिन तय करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।